हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपर्ट्स कमिटीज ऑफ द कांग्रेस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिटिसिज्म और पूरा पूरा चैप्टर हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का असेंबली बैठना शुरू हुआ तभी कुछ ड्राफ्ट्स बनाए गए और उन्हीं ड्राफ्ट्स में से एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया बी आर अम्बेडकर के द्वारा, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था उनके ही द्वारा नवंबर 4, 1948 में, और ये फर्स्ट रीडिंग था। तो असेंबली हैड अ जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 डेज। सो नवंबर 4 से लेकर 9 तक एक फर्स्ट जनरल डिस्कशन हुआ था इसी के ऊपर। सेकेंड रीडिंग हुआ था क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन नवंबर 15, 1948 को शुरू हुआ। ठीक है, मतलब कितने दिन बाद? 6 दिन बाद शुरू हुआ था और अक्टूबर 17, 1949 तक चला ये। इन्हीं स्टेज में और इसी डिस्कशन में, मतलब इसी सेकेंड रीडिंग के स्टेज में 7,653 अमेंडमेंट्स लाए गए और 2,473 को डिस्कस किए गए। ठीक है, 7,653 अमेंडमेंट्स को इसमें प्रपोज किया गया। यही अमेंडमेंट होना चाहिए, 7,653 सब्जेक्ट्स पर अमेंडमेंट होना चाहिए, यह प्रपोज लाया गया। उनमें से 2,473 पर डिस्कस किया गया। ठीक है, थर्ड रीडिंग जब हुआ था, मतलब स्टार्टेड ऑन नवंबर 14, 1949, सेकेंड रीडिंग खत्म हुआ, थर्ड रीडिंग शुरू होता है 1949 नवंबर 4 को, और इसमें बी आर अम्बेडकर के मोशन लाते हैं। क्या कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन आज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन नवंबर 26, 1949। जो बनाया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसे डिक्लेयर किया गया नवंबर 26, 1949 को, ये पास हो चुका है। ठीक है, और सारा के सारे मेंबर्स जो प्रेजेंट थे उसी असेंबली में और जो प्रेसिडेंट के, उनके सिग्नेचर लिए गए। टोटल 299 मेंबर्स थे, पर उनमें से 284 ही प्रेजेंट थे उस दिन, और उन सबका सिग्नेचर लिया गया। सो इसी डेट को मतलब नवंबर 26, 1949 को हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन किया गया, ऑन विच पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, एनैक्टेड एंड गेव टू देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। पर इसे अडॉप्ट कब किया गया? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया नवंबर 26, 1949 में। कितने शेड्यूल और कितने आर्टिकल्स के साथ? 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स के साथ। ठीक है, जब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रेडियो के एनैक्ट हो गया, उसके बाद प्रियम्बल को एनैक्ट किया गया। ठीक है, तब के लॉ मिनिस्टर थे बी आर अम्बेडकर, और उन्होंने बारीकी से पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन को, और he was known for his logical, forceful, persuasive arguments on the floor of the assembly। बहुत ही दिग्गज भाषण वो दिए, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे वो, लॉयर की पढ़ाई किए थे। हम उनकी स्टोरी जानते हैं कि वो के बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे, और उन्हें हर एक स्टेज में, हर एक क्षेत्र में, एजुकेशन हो या हेल्थ हो, हर एक क्षेत्र में उन्हें इग्नोर किया जाता था, और इसीलिए वो अपने आप को प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं एक स्टेज को जाऊंगा जब हर एक लोग मुझे सम्मान देंगे, और वो करके दिखा दिए। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन को फादर के नेम पे, उसके जो फादर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? अम्बेडकर जी को। ये एक ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, आपको पता ही है। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द ब्रिलियंट राइटर, constitutional expert and undisputed leader of the scheduled caste, is also known as the chief architect of the constitution of India। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि नवंबर 26, 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, लेकिन उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन में से कुछ ही एक्ट लागू हुए थे, कुछ ही आर्टिकल्स लागू हुए थे, सारा का सारा लागू नहीं हुआ था। कुछ ही एक्ट्स, उन्हीं में से, जैसे कि
सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल, जो कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 उसी दिन लागू हो गए थे। और जितने भी बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब कब लागू हुए थे? रिपब्लिक डे के दिन, मतलब 1950 जनवरी 26 के दिन लागू हुए थे। और इसी डे को डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट भी कहा जाता है और रिपब्लिक डे के नाम पे सेलिब्रेशन भी किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो काम खत्म हो गया। अभी कांग्रेस के द्वारा कुछ एक्सपर्ट्स कमिटीज़ बनाए गए, जैसे कि इलेक्शंस तो होते रहे। जुलाई 8, 1946 को एक ड्राफ्ट कमेटी के बाद, उससे पहले एक एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाए गए थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे। बाकी मेंबर्स जैसे कि असफ अली, के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयनगर, के टी शाह, टी आर गदिल, हुमायूं कबीर, के संतनम। और चेयरमैन के प्रपोजल के बाद कृष्ण कृपालिनी जी को कन्वेनर ऑफ द कमिटी के रूप में अपॉइंट किया गया था। इसका 2 सिटिंग्स भी बैठा था, जैसे कि जुलाई 20 से 22 तक 1946 में, और दूसरा सेशन बॉम्बे में बैठा था अगस्त 15 से लेकर 17 तक। देखिए दोस्तों, एक एक्सपर्ट थे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, उनका नाम था ग्रेनवेल अस्टिन। उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है और ये जो एक्सपर्ट्स कमेटी है, ये और कोई लोगों का नहीं बल्कि कांग्रेस के लोगों का ही एक कमेटी है। और ये जो भी रेजोल्यूशंस लाती हैं, जो भी मतलब ड्राफ्ट्स और रेजोल्यूशन लाती हैं देश के लिए, कुछ नहीं, बस नेहरू जी के द्वारा जो भी ड्राफ्ट्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस बनाए गए थे, नेहरू जी के जो भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए गए थे, उसका ही रिजर्वलिंग है, मतलब उसका ही रेप्लिका। ये जो एक्सपर्ट्स कमिटी है कंप्लीटली कांग्रेस का ही और कांग्रेस के मेंबर का ही एक ग्रुप है, जो कि जो भी रेजोल्यूशंस लाती थी नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के ही रेप्लिका थे। समझे? ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या क्या होती है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये पहली क्रिटिसिज्म है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। क्यों? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज नॉट अ representative body as its members were not directly elected by the people of India on the basis of universal adult franchise। देखिए, पहली बात, जनरल इलेक्शन के द्वारा इनके मेंबर्स को इलेक्टेड नहीं किया गया था। अडल्ट फ्रेंचाइज के मतलब हमें जो 18 साल होते हैं, हमारे पास वोटर आई कार्ड आता है, हम जाके वोट देते हैं, ये अडल्ट फ्रेंचाइज है। और इसी सिस्टम के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्टेड नहीं किया गया था। दूसरा, एक सॉवरेन बॉडी नहीं था, मतलब द क्रिटिक्स मेंटेन्ड दैट the constitution assembly was not a sovereign body as it was created by the proposals of the british government। देखिए, हमारे मर्जी से नहीं बनाए गए थे, मतलब इच्छा थी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे, उनके मर्जी पर, उनके डायरेक्शन पर बनाए गए थे। ठीक है। फर्दर दे सेड दैट द असेंबली हेल्ड इट्स सेशंस विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के निर्देश पे ही बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उन्हीं के देख रेख में ही चलती थी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कैसे सोवरेन हुआ? सोवरेन तो नहीं हुआ ना। टाइम कंज्यूमिंग, देखिए 2 साल 18 महीने 11 दिन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक अनड्यूली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को 4 मंथ लगा था कंप्लीट इसका वर्क कंप्लीट करने के लिए। और नजीरुद्दीन अहमद, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉइंड अ न्यू नेम फॉर द ड्राफ्टिंग कमिटी टू शो इट्स हिज कंटेम्प्ट फॉर इट। ही कॉल्ड इट ड्रिफ्टिंग कमिटी, घिसा पिटा कमेटी, जो कि बहुत ही देरी करता है। हर एक काम को हमको देरी लगता है इंडिया में, इसीलिए ये हमारा कल्चर है यार। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ऐसे ही देखिए, पहली बात, हमारा जो सिस्टम है सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सबसे बड़ा। ठीक है। और सब लोग बैठे थे, हर एक व्यक्ति जो भी उसी असेंबली में बैठे थे, कोई भी आम आदमी नहीं था। और उसके बाद
दूसरा पॉइंट ये है कि कितने सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को देख के फॉलो करके उन्हीं के आधार पर और कुछ बदलाव करके ब्रिटिश के द्वारा जो भी रूल्स बनाए गए थे उन्हीं को भी कुछ बदलाव करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो टाइम तो लगता है ना, फिर भी 2 साल कुछ ज़्यादा है, ठीक है। देन इसमें जो मेंबर्स थे ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के मेंबर्स थे, इसलिए इसे कहा जाता है कि कांग्रेस डोमिनेटेड असेंबली, ठीक है। और जो ग्रैनवाइल ऑस्टिन जो कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी इन एन इसेंशियली वन पार्टी कंट्री, द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। ये कहते हैं कि जो असेंबली था पूरा का पूरा कांग्रेस का ही तो है, क्योंकि 80% लोग तो कांग्रेस से ही हैं, और इंडिया तो एक वन पार्टी कांग्रेस है, वन पार्टी कंट्री है जो कि कांग्रेस, और वो कहते हैं कि ये असेंबली कांग्रेस ही है और कांग्रेस ही तो इंडिया है, ऐसे वो कहते हैं। पर उनकी मर्जी, उनका ही कुछ व्यू ऐसे था, तो हम क्या कर सकते हैं। लॉयर्स पॉलिटिकल डोमिनेशन, लॉयर्स पॉलिटिकल डोमिनेशन का मतलब क्या है। इट इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द क्रिटिक्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स लॉयर्स और पॉलिटिशियंस थे। आप सोचे होंगे कि देखिए लॉ तो बनाए जाएंगे इसमें, तो पॉलिटिशियन लॉयर्स ही होंगे ना, जनरल बात है। फिर भी देखते हैं क्या है कि दे पॉइंटेड आउट दैट द अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड। दिस टू देम is the main reason for the bulkiness and complicated language of the constitution due to the presence of lawyers। इतने सारे लॉयर्स बैठे थे, इतने सारे महान राजनीतिज्ञ जो हमारे पॉलिटिशियंस बैठे थे, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस में लीगली कॉम्प्लिकेबिलिटी थोड़ा रहता है। अगर आप सिंपल सा सेक्शंस भी पढ़ेंगे ना, क्योंकि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, और ये मैं कह सकता हूँ कि एक जनरली लोग कहते हैं लॉ क्या है, पढ़ लेंगे ईजी है, पर नहीं। आप एक सेक्शन पढ़ेंगे और उसे समझना पड़ेगा। लॉ वाला इंग्लिश जनरल इंग्लिश नहीं है, लॉ में हर एक कोमा, हर एक जो इंडिकेशंस होता है उसका भी मीनिंग है। अगर आप एक कोमा भी भूल जाएंगे ना, उसका मीनिंग आकाश पाताल, मतलब उसका जो डिफर होता है ना, मीनिंग का डिफर आकाश और पाताल के हिसाब हो जाएगा। सो इसी वजह से जो लॉयर्स ज़्यादा थे पॉलिटिशियंस, इसीलिए ड्यू टू दिस रीजन देयर इज vast complicability in the legal terms or legality in our constitution, ठीक है। नेक्स्ट डोमिनेटेड बाय हिंदूज, और ये सबसे ज़्यादा बकवास वाला है। भाई भाई मुस्लिम कंट्री तो है, क्रिश्चियन कंट्री तो है, अगर हिंदू कंट्री बन जाए तो क्या प्रॉब्लम सबको होता है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार। सबको हिंदुओं से ही प्रॉब्लम क्यों है। योगी जी चाहिए देश के लिए। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज ए हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। लॉर्ड विस्काउंट साइमन called it as a body of Hindus. Similarly, Winston Churchill commented that the constitution is represented only by the। देखिए चर्चिल को तो हमेशा से प्रॉब्लम रहती थी इंडिया के साथ। गांधी जी का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्हें चिढ़ा दिया, तो उनके साथ इंडिया में कभी नहीं मतलब कभी अच्छा रिश्ता उनके साथ हमारा कभी नहीं था, ठीक है, चर्चिल जी के साथ। देखिए हमारे देश एक सिक्युलर कंट्री है, हमें हर एक धर्म को, हर एक मजहब को सम्मान देना चाहिए, लेकिन खुद के धर्म को भी रेस्पेक्ट हमें खुद देना चाहिए, ठीक है। हमें हमारे धर्म के प्रति सिंसियर होना चाहिए। आजकल हम अपने कामों पर, अपने ड्यूटीज़ पर जितना ज़्यादा अपना टाइम देते हैं ना, उसका 1% भी अगर हम अपने धर्म को भी दें तो हिंदू धर्म भी आज एक लेवल पर होता है। तो चले वो सब अलग बात है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। देखिए इसी असेंबली में एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल और सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एलिफेंट को चुना गया था असेंबली के सिंबल के रूप में। V.N. Rao was appointed as the constitutional advisor to the Constitution Assembly. H.V.R. Evenger was the secretary to the Constitution Assembly. S.N. Mukherjee was the chief draftsman of the Constitution in the Constitution Assembly. Prem Vihari Narayan Rajda
was the calligrapher of the Indian Constitution. The original Constitution was handwritten by him in a flowing italic style. ये याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आम लोग भी अगर जाने तो कुछ बुरा नहीं है, जानना चाहिए। एक्चुअली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो डिज़ाइन है ना, वो किसने बनाया था? इन्हीं ने तो बनाया था। इनका नाम आधे लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था सीरियसली बताओ तो। जब मैं बुक पढ़ा पहले बचपन में मतलब 2 साल पहले, जब मैं 12th 11th में था, तभी मैंने ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया और तभी से मैंने जाना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन वो किसने किया था। द ओरिजिनल वर्सन वॉज ब्यूटिफुल डेकोरेटेड आज बाय आर्टिस्ट बाय शांति निकेतन के जो भी आर्टिस्ट है। शांति निकेतन आप जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक आश्रम था, बंगाल में भी है। उसी के जो मेंबर्स थे, उसी के जो लोग थे, वो इसे ब्यूटीफुल डेकोरेट किए थे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसे डेकोरेट किसने किया था? इन्हीं शांति निकेतन के मेंबर्स थे, जो लोग थे, जैसे कि नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, इन्हीं सब ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी डिजाइनिंग में। राम मनोहर सिन्हा illuminated and beautified and ornamented the original preamble calligraphed by the प्रेम बिहारी नारायण। तो जो कैलीग्राफेड हुआ था उससे और भी ज़्यादा सुंदर किसने बनाया? राम मनोहर सिन्हा जी ने। द कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्सन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डॉन बाय वसंत कृष्ण वैद्य एंड एलिगेंटली डेकोरेटेड बाय एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। देखिए, फर्स्ट इंग्लिश में बनाया गया था और जो हिंदी वर्सन बनाया गया था उसे किसने बनाया? कैलीग्राफी, हिंदी वर्सन का जो कैलीग्राफी वसंत किशन वैद्य जी ने बनाया था और उसका डेकोरेशन और इल्यूमिनेशन नंदलाल बोस जी ने किया था। ठीक है। हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज। लेटर a provision in this regard was made by 58th Constitutional Amendment Act 1987. This amendment inserted a new Article 394A in the last part of the Constitution, that is part आप मुझे बताइए कि रोमन लेटर क्या है? XXII। तो इसी पार्ट 22 में एक बताया गया, द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, द मॉडिफिकेशंस विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग it in conformity with the language, style and terminology adopted in authoritative text of the central acts in the Hindi can be made in it. All the amendments of the constitution made before such publications should be incorporated in it. The translation in Hindi of every amendment of the constitution made in English. Translation of the constitution and its every amendment published shall be constructed to have the same meaning as the original text in English. If any difficulty arises in this matter, the president shall cause the Hindi text to be revised suitably. The translation of the constitution and its every amendment published shall be deemed to be for all purposes in the authoritative text in Hindi. इसका मतलब ही ये है कि जो भी रूल्स बनाए जाएंगे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन, वो हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जाएगा। आप देखे होंगे बेयर एक्ट्स होते हैं लॉ में, मतलब जो एक्ट्स जो अभी आते हैं इंग्लिश में, उसका हिंदी टेक्स्ट भी होता है। मान लें कि हिंदी मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन सक्सेशन एक्ट वगैरह जो भी है, सेल्स एंड गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उन्हीं सब एक्ट्स के हिंदी वर्सन भी है और ये बहुत अच्छा है। ठीक है ना, सिंप्लिसिटी के लिए बहुत मदद करता है ये। तो फिर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मेरे वीडियो पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन जाते हैं। और देखिए, हमारा टारगेट था इसी बुक को कंप्लीट करने के लिए लाइन बाय लाइन 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और आप अगर लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँच सकते हैं। और वीडियो देखते रहिए, आप भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी डाउट्स हो, जिस लाइन पे भी डाउट हो, आप ज़रूर मैसेज कीजिए। कमेंट सेक्शन है, ओपन है, लिखिए डाउट, मैं भी ज़रूर रिप्लाई दूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय जगन्नाथ।